हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली क्विज वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सम प्रीलिम्स से एसोसिएटेड क्वेश्चंस जो कि 4 to 10 सितंबर के करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू हाउ द प्रीलिम्स क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड एंड किस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से प्रीलिम्स में आते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंटली जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें न्यू स्पीशीज़ मिली हैं, जिसमें कहा गया है बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वेस्टर्न घाट को एंडेमिक भी है। सो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। So the very first statement is it is the second largest wildlife sanctuary in Karnataka, and the second statement is the sanctuary is now an integral part of Nilgiri Biosphere Reserve. Now when we talk about wildlife sanctuary, first of all जो ये सेंचुरी है ये केरला को बिलोंग करती है, ना ही कर्नाटका को. So it is second largest wildlife sanctuary in Kerala, not in Karnataka. So the first statement is wrong here. And the sanctuary is now an integral part of Nilgiri Biosphere Reserve. This is correct क्योंकि ये 1973 में बनाई गई थी और उसके बाद जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इंटीग्रल पार्ट जो है बन गई थी। सो दिस इज करेक्ट। जब हम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो 4 हिल रेंजेस इसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे है सुल्तान बेथरी, मुथुंगा, कुचरचैत, देन तोलपेटी। ये सब आपको जो हिल रेंजेस हैं या रिवर्स जो हैं पास करते एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब पता होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। नाउ ओनली वन स्टेटमेंट दैट इट इज द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और आर करेक्टली मैच्ड। दैट मीन्स हमें कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, उन अमेंडमेंट्स को हमें करेक्टली मैच है या नहीं वो बताना है। बेसिकली जो 58th अमेंडमेंट है वो न्यूज़पेपर्स में था, क्योंकि जो भारत एंड इंडिया नेम के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है उससे एसोसिएटेड ये अमेंडमेंट है। सो इसीलिए अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और 58 के आसपास जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो स्पेसिफिकली आपको पता होने चाहिए। नाउ द वेरी फर्स्ट इज द 51st अमेंडमेंट। इट empowers the president to have published under his authority the authoritative text in the Hindi language of the constitution which could be used in the legal process too. Now this was not associated with 51st amendment, this is associated with 58th amendment. Okay, so पहला आपका गलत हो जाता है। Now the second at 58th amendment, provision of the revision of seats in Lok Sabha for the scheduled tribes in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, as well as in legislative assemblies of Meghalaya and Nagaland. Now this is again wrong because this was 51st amendment, not 58th amendment. तो ये interchange करके basically आपको दे दिया गया है। Now the third one is 52nd amendment. The act provided for the disqualification of members of parliament and the state legislature on the ground of defection. ये जो 52nd amendment है basically anti defection वाला जो है वो अमेंडमेंट है। सो ये यहाँ पे करेक्टली दिया है और एक आउट ऑफ द 3 जो है करेक्टली मैच है, तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है ए, ओनली 1 इज करेक्टली मैच, क्योंकि यहाँ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पूछा गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं एंड रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि कैसे इंडिया में कैलकुलेट होता है, ग्लोबली कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि इंडिया में जो नंबर्स हैं 2017 में बहुत ज़्यादा थे लेकिन रिसेंटली कम हुए हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा तबका है जो अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी, क्योंकि उनके पास बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए काम होता है, लेकिन स्टिल उन्हें एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट एज बीइंग आउट ऑफ जॉब, being available to take a job and inactively engaged in searching for work. Now unemployment की definition की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज़ हमें समझना होता है कि unemployment and joblessness सेम नहीं होते हैं। एंड ILO जब डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट का तो उसका मतलब होता है कि पहले तो पर्सन इज आउट ऑफ जॉब, तो ये करेक्ट है। एंड बीइंग एबल टू टेक अ जॉब इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मीन्स वो काम कर सकते हैं। लेकिन द थर्ड चीज इनएक्टिवली इंगेज, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एक्टिवली इंगेज इन सर्चिंग फॉर वर्क जो है उन लोगों को अनएम्प्लॉयड ILO कहता है। दैट मीन्स आउट ऑफ जॉब हैं, अवेलेबल हैं जॉब लेने के लिए और सर्च भी कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ गलत है। एज पर ILO's डेफिनेशन एन इंडिविजुअल हु हैज लॉस्ट वर्क बट डज नॉट लुक फॉर अनदर जॉब इज अनएम्प्लॉयड। बेसिकली जब ILO की डेफिनेशन है उसके हिसाब से कोई इंडिविजुअल जिनके पास काम नहीं है बट डज नॉट लुक फॉर अनदर जॉब इज नॉट अनएम्प्लॉयड। ओके, सो जब आप काम के लिए नहीं सर्च कर रहे होते हो
तो इज नॉट अनएम्प्लॉयड यहाँ दिया है इज अनएम्प्लॉयड, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत दिया है, बेसिकली ऑपोजिट दिया है। नाउ द थर्ड इज द लेबर फोर्स इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, दिस इज करेक्ट। लेबर फोर्स बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को हम एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड कैटेगराइज नहीं कर सकते, जैसे स्टूडेंट्स हुए, जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं, जैसे हाउस मेकर्स हुए या होम मेकर्स हुए, वो सबका जब सम करते हैं तो लेबर फोर्स आता है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें दिया गया था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, सो ओनली 3 इज योर करेक्ट एंड इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 1 and 2 आपका इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाता है C. Now let's move on to the next question. Which of the following frog species is or are observed in Wayanad Forest Survey? जब वायनाड फॉरेस्ट सर्वे हुआ था तो बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो इस सर्वे में नोटिस की गई हैं, जिसमें आपका स्ट्रे नाइट फ्रॉग भी आता है, मिनिएचर नाइट फ्रॉग आता है जो कि टाइनेस्ट फ्रॉग है इंडिया का, एंड नेकेड डांसिंग फ्रॉग भी आता है। सो तीनों ही जो है नोटिस की गई थी। इसके अलावा मालाबार टॉरेंट टॉड, रेड स्ट्रीम टॉड, ये भी नोटिस किए गए इस सर्वे में। तो इसका आंसर आपका हो जाता है 3। All the 3 were noticed in the Wayanad Forest Survey. So your answer is going to be here C. Now let's move on to the next question, which is question number 5, which is associated with interest rates. क्योंकि RBI की जो guidelines है regarding floating and fixed interest rates in news में थे, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। Now the very first statement is minute हमें पता लगाना है कितने, how many are correct, okay? So the very first statement is fixed interest rates change during the tenure of the loan. ये गलत है, क्योंकि fixed का मतलब होता है कि वो ऐसे rates हैं, interest rates, जो tenure के दौरान change नहीं होंगे। जब आपने लोन लिया वो डिसाइड हो गए और पूरे लोन के टेन्योर में वही लोन रेट रहने वाला है। सेकंड इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आर सब्जेक्ट टू मार्केट डायनामिक्स एंड द बेस रेट। यस, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो होते हैं मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, रिस्क डिफरेंशिएशन होता है उनमें, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ। नाउ द थर्ड इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली हायर देन फिक्स्ड रेट्स, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जनरली फिक्स्ड रेट जो होते हैं वो हायर होते हैं देन फ्लोटिंग। सो आपका यहाँ एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है ओनली 1, विच इज ए। Now let's move on to the next question, which is about Black Sea Grain Initiative. Recently G20 में इसके रिगार्डिंग बातें चल रही हैं, कैसे इसे दोबारा रिवाइव किया जाए, क्योंकि जुलाई में इसका रिन्यूअल नहीं हुआ था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। So the question has 3 statements and how many of the above are correct we have to identify. So the first one is the Black Sea Grain Initiative endeavors to tackle escalating food prices emanating from supply chain disruptions because of US actions in the world bread basket. Basically आपको पहले पता होना चाहिए, जब Black Sea Grain Initiative की बात होती है तो इससे रशिया रिलेटेड है, नॉट यूएस। सो जो रशिया के एक्शंस थे वर्ल्ड ब्रेड बास्केट को कैसे डिस्टर्ब कर रहे थे, उसको टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव आया था, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ गलत है। इनिशियली जो इनिशिएटिव है 120 डेज के लिए था, तो ये करेक्ट है। द डील वॉज टू प्रोवाइड फॉर अ सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे फूड ग्रेन्स है जैसे मेज एक्सेट्रा, बहुत लार्ज लेवल पे उगाए जाते हैं और ग्लोबली बहुत अच्छा शेयर है। सो दिस स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट एंड द सेंट्रल आइडिया वॉज टू काम मार्केट by ensuring an adequate supply of grains, thereby limiting food price inflation. क्योंकि यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स का एक जो अमाउंट है ग्लोबली बहुत मैटर करता है, इसलिए फूड प्राइस इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इनिशिएटिव लाया गया था, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ करेक्ट है। सो आपके 2 स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है बी, विच इज ओनली 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ मालाबार टॉरेंट टोड एंड रेड स्ट्रीम टोड। बेसिकली ये वायनाड जो सर्वे हुआ था फॉरेस्ट सर्वे, उसमें ये दोनों स्पीशीज मिले हैं एंड इनका जो स्टेटस है वो भी मेंशन किया गया था एंड दे बोथ द स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर यहाँ हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको स्पीशीज़ के बारे में पता है, उसका स्टेटस पता है, तभी अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क लेना बिल्कुल भी जो है रिस्की हो जाता है और मोस्ट प्रॉब्ली आप गलत मार्क करोगे। सो डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस इफ यू डोंट नो द IUCN स्टेटस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो वी आर गिवन अ जोग्राफिकल लोकेशन और वी कैन से फीचर्स दिए हुए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और हमें उसका सेंचुरी का पता लगाना है। इट इज बाउंड बाय द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ नागरहोले नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क इन द कर्नाटका इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट में दिया है मुदुमलाई नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। बेसिकली ये जो डिस्क्राइब करता है वो आपका डिस्क्राइब करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, क्योंकि नागरहोले नेशनल पार्क भी पास में है, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्ट में मुदुमलाई नेशनल पार्क पड़ता है तमिलनाडु का। सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी योर ए। कभी भी कोई नेशनल पार्क जब न्यूज में होता है तो उसकी लोकेशन क्या है, वो किस स्टेट में बिलोंग करता है, उसके आसपास कौन से नेशनल पार्क्स हैं, क्योंकि केरला में अगर आप देखोगे तो वो जो रीजन ऐसा है जहां बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैं, तो आसपास क्या है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, आपको पता होना चाहिए एंड स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सी रिवर पास करती है, माउंटेन रेंजेस क्या हैं, वहाँ की कीटोन स्पीशीज क्या हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज क्या हैं, एंडेमिक अगर कोई स्पीशीज वहाँ है, या कोई प्रोजेक्ट जो है उस बाग में चल रहा है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर वायनाड की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ इसे एसोसिएट किया जाता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वी हैव टू फाइंड आउट विद द स्टेटमेंट्स विच आर नॉट करेक्ट अबाउट द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ऑफ 2021। बेसिकली एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो आया था उसमें ये उसके डेटा से हमें ये पता लगा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं कि PM 2.5 रिड्यूस होना चाहिए, पोल्यूशन कट डाउन होना चाहिए, ग्लोबल लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए, उस पर हम खरे नहीं उतरे हैं और ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 2.3 ईयर्स घट गई है। दैट मीन्स एज जो है ह्यूमंस की कम हुई है। सो नाउ लेट्स कम ऑन एंड रीड द 4 स्टेटमेंट्स गिवन. वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द 4. So the very first statement is the data from the air quality life index shows the failure to meet the World Health Organization guidelines on reducing PM 2.5 pollution to 5 gram per meter cube would cut global life expectancy by 2.3 years. This is correctly mentioned here. Then the second statement is AQLI data emphasizes that ambient particulate pollution poses the world's greatest external risk to human health. This is also correct. जो AQLI डेटा आया था उन्होंने ये कहा है कि जो पर्टिकुलेट पॉल्यूशन है, एम्बिएंट पर्टिकुलेट पॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा एंड सबसे बड़ा एक्सटर्नल रिस्क हम ह्यूमन हेल्थ के लिए बोल सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हियर. और ये भी कहा गया था जो साउथ एशिया है वो सेंटर ऑफ क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो नोटिस किया गया है, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी रीजन की बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, वेयर 22.9% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स आर द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. नाउ दिस इज करेक्ट. जो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान है उन्हें बोला गया है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो है ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है, 22.9% रहती है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं. दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली मेंशन्ड हियर. एंड इट वाज आल्सो सेड दैट इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड का, 2021 में ये रहा है. एंड ग्रेटेस्ट थ्रेट जो है आज की डेट में इंडिया में ह्यूमन हेल्थ को यही है. एंड दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज इट सेज इंडिया वाज द सेकंड लास्ट पॉल्यूटेड कंट्री. नो, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द 2021 लिस्ट. तो आपका आंसर यहाँ डी होगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पता लगाना था. Okay, so answer to the 9th question is your D. Now let's move on to the 10th question, which is in August 2018, the Law Commission of India, chaired by Justice B.S. Chauhan, released a draft report on simultaneous elections, wherein the constitutional and legal questions related to the issue were analyzed. How many of the following is there are recommendations of your LCI, that is Law Commission of India? So basically, जो one election, one nation one election का जो controversy अभी न्यूज में है कि वो होना चाहिए या नहीं, उस पर 2018 में भी एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आई थी जिन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, और ये न्यूज़पेपर्स में थी रिकमेंडेशंस. तो आपको ये सारी रिकमेंडेशंस पता होनी चाहिए. तो अब हमें हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑफ LCI पता लगाना है. इनमें से कौन से करेक्ट रिकमेंडेशंस हैं. द वेरी फर्स्ट इज द कमीशन सबमिटेड द साइमल्टेनियसली इलेक्शंस आर नॉट फिजिबल विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. यस, ये जो कमीशन आया था उन्होंने कहा था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है. तो ये वन ऑफ द रिकमेंडेशंस था. एंड इट ऑल्सो सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज जो है, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाते हैं तो इन सब में हमें अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द कमीशन रिकमेंडेड इट रिसीव रैटिफिकेशन फ्रॉम द एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स. यस, द कमीशन आल्सो रिकमेंडेड इट रिसीव रैटिफिकेशन फ्रॉम द 50% ऑफ द स्टेट्स इफ यू वांट टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस. क्योंकि एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर मिड टर्म डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली होता है तो उस केसेस में क्या होगा, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा या कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें मैनेज किया जाएगा. तो इसीलिए रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था. एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ ऐसा नहीं है कि जो कमीशन थी उन्होंने सिर्फ डिसएडवांटेजेस की बात करी थी, एडवांटेजेस की भी बात करी थी. एंड द कमीशन सेड दैट वन नेशन वन इलेक्शन विल लीड टू सेविंग द पब्लिक मनी. दिस इज करेक्ट. रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस. दिस इज करेक्ट. क्योंकि जब अलग अलग जगह आपको इलेक्शंस करवाने होते हैं तो अलग अलग जगह पब्लिक मनी लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दोबारा लगाना होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है. टाइमली इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज का करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हेल्प करेगा. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज रेदर देन इलेक्शनियरिंग भी हो पाएगा. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस व्हिच वाज स्टेटेड बाय द कमीशन इन देयर रिकमेंडेशंस. सो ये जो तीनों चीजें दी गई हैं, तीनों ही रिकमेंडेशंस आपको जो इस कमिटी ने या LIC ने या लॉ कमीशन ऑफ LCI बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए थे 2018 में. सो आपका आंसर यहाँ हो जाता है C. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट योर ग्लोबल हंगर इंडेक्स. रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022
न्यूज में था एंड इंडिया ने 107 नंबर पे रैंक किया है. सो आपको ये पता होना चाहिए. नाउ वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन हियर. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेट हंगर इंडेक्स इज कंप्यूटेड ऑन द सेम पैरामीटर्स एज इन जीआई. दिस इज रॉन्ग. स्टेट हंगर इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा अलग पैरामीटर्स नहीं होते हैं, लेकिन एक पैरामीटर जो है अलग होता है जीएचआई से. जो बेसिकली जीएचआई होता है वो कैलोरी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी को कंसिडर करता है. वेयर स्टेट हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो कैलोरी अंडर नरिशमेंट फोकस नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे बॉडी मास इंडेक्स कंसिडर किया जाता है. तो आपका ए जो है वो गलत है. नाउ लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट. इट सेज जीआई प्रोवाइड्स अ कंपोजिट मेजरमेंट एंड ट्रैक ऑफ अंडर न्यूट्रिशन. दिस इज करेक्ट. एज वेल एज हंगर एट द नेशनल लेवल अक्रॉस डायमेंशंस व्हिच आर कैलोरी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी. जैसे कि मैंने अभी बताया, इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे ये मेजर करते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओवर द लास्ट हाफ डिकेड India's GHI score has deteriorated primarily due to increasing prevalence of calorie undernourishment. अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है जो लास्ट हाफ डिकेड की बात करें तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा नीचे आया है, क्योंकि अंडर नरिशमेंट जो है, कैलोरी अंडर नरिशमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ता गया है. तो जीएचआई का एक पैरामीटर होने की वजह से जीएचआई स्कोर इंडिया का अच्छा नहीं आया है. सो ये भी गलत है. ये भी सही स्टेटमेंट है. नाउ अगर जीएचआई 2022 की बात करें तो यस, इंडिया हैज रैंक्ड 107 अमंग द 121 कंट्रीज एंड नाइजीरिया और पाकिस्तान ने बेटर परफॉर्म किया है इंडिया से. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो डी इज ऑल्सो करेक्ट एंड आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिगार्डिंग योर विद्या समीक्षा केंद्रास. बेसिकली अभी क्या हुआ है, सरकार ने ये बोला है कि सारा जो डेटा है स्टेट्स को एक ही एम्बिट में लाना चाहिए ताकि उन्हें एक्सेस किया जा सके. सो अंडर द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज पुशिंग द स्टेट्स टू ओपन विद्या समीक्षा केंद्र. उसी से एसोसिएटेड है ये. Which are the data repositories that will have the data from all the schemes run by ministry. This will include which of the following. Basically ये जो डेटा इकट्ठा करने की बात कर रही है उसमें कहाँ से डेटा जो है इंक्लूडेड होगा. अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 6 जो कैटेगरीज हैं वहां से डेटा जो है इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें पहला होगा रेगुलरली अपडेटेड डेटा फ्रॉम पीएम पोषण मिड डे मील प्रोग्राम. सो दिस इज करेक्ट. सेकंड विल बी टीचर ट्रेनिंग डेटा फ्रॉम द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट पोर्टल. तो सेकंड भी करेक्ट है. द थर्ड इज गोइंग टू बी टेक्स्ट बुक कंटेंट फ्रॉम द digital infrastructure for knowledge sharing. This is also correct. And the fourth one is going to be your school dropout and attendance related data and unified district information for education, which is UDISE plus जिसे हम बोलते हैं. Then student learning outcome from national achievement survey भी included होगा and performance grading index which evaluates school education system states में and union territory level पे जो होता है ये भी included होगा. तो 6 के 6 जो पैरामीटर्स दिए हैं वो सही दिए हैं. तो आपका आंसर यहाँ होगा सी, because 1 2 3 4 5 6 ऑल आर करेक्ट. यहाँ सारे ही जगहों से डेटा जो है इस पे इंक्लूड किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दीक्षा, क्योंकि रिसेंटली जो दीक्षा है पोर्टल उस पे एआई इंटीग्रेशन की बात की गई है, पीएल इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है. तो दीक्षा पोर्टल पे क्वेश्चन आ सकता है. सो दीक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए. बेसिकली यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दीक्षा विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज करेक्ट. प्रोवाइड ई कंटेंट फॉर स्कूल बाय एन ऑनलाइन पोर्टल एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन. यस, जो दीक्षा पोर्टल है बेसिकली ई कंटेंट यानी ई लर्निंग कंटेंट जो है स्कूल्स के बच्चों के लिए प्रोवाइड करता है. ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन पे भी एक्सेस कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ये एक स्टैटिक कंटेंट रेपोजिटरी है, ये भी करेक्ट है. और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जो है इसमें दी गई हैं ताकि लर्नर्स जिनके विजुअल या हियरिंग चैलेंजेस हैं वो भी इसका फायदा उठा पाए. तो सी भी आपका करेक्ट है. तो बेसिकली आपकी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर मेंशन्ड हियर आर करेक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द 3 स्टेटमेंट मेंशन्ड हियर, जो दीक्षा पोर्टल है इट होस्ट 2.43 lakh contributions by 11,624 academics by the way of teaching videos, explainers या practice questions, and currently all these contributions are scattered across the platform. तो सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ repository नहीं है, teaching videos, explanations, practice questions etc. भी इस पे available होते हैं. Now let's move on to the next question which is about Black Sea, क्योंकि Black Sea Grain Initiative जो था वो न्यूज में था. तो Black Sea का लोकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए. कोई भी ऐसे टर्म जब किसी पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मेंशन्ड हमें पता लगाना है. पहला है द ब्लैक सी इज ऑल्सो नोन एज Aegean Sea. This is correct. It is one of the major water bodies and a famous inland sea of the world, and it is called Aegean Sea. So it is correct. It is located between Eastern Europe and your Western Asia. Now this is a marginal sea of Atlantic Ocean which is located between Eastern Europe and Western Asia. So this is also correct. It is surrounded by Pontic
Caucasus and Crimean Mountains in the south, east and north respectively. This is also correct here. Now the bordering countries of the Black Sea are Russia, Ukraine, Georgia, Turkey, Bulgaria and Romania. Now जब भी कोई बात होती है तो ये कंट्रीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. यस, ब्लैक सी बॉर्डर करता है रशिया के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया एंड रोमानिया के साथ. तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है एंड 14 का आंसर आपका डी होगा. अदर देन दैट जो टर्किश स्ट्रेट सिस्टम है जैसे बॉस्फोरस हुआ, मरमाटा सी हुआ, इट फॉर्म्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी ऑल्सो. सो दीज काइंड ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लैक सी आपको पता होने चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन about the same news, which is the Diksha platform which was in news. So recently the National E-Governance Division of the Ministry of Electronics and Information Technology set to integrate personalized adaptive learning PEL into the existing digital infrastructure for knowledge sharing, which is Diksha platform, and we have to consider the following statements about the same. The very first one is PEL software based approach is expected to allow each student to have an individualized learning experience over the course of curriculum based on their unique needs and abilities. This is correct क्योंकि ये जो PAL सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर रहा है एंड वो कहीं गलत जाता है तो जो एक फ्लैग रेस हो जाएगा दैट यू आर रॉन्ग एंड एक एसोसिएटेड वीडियो भी दी जाएगी जिससे आप अपनी गलतियां समझ सकते हो. तो बोल सकते हैं इंडिविजुअलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और कोर्स करिकुलम पे बेस्ड होगा. यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज जो स्टूडेंट्स की है उन्हें एड्रेस करेगा. तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. नाउ द सेकंड इज बिल्डिंग अ PAL is massive exercise. Content from across the subject will have to be categorized and different chunks will have to be tagged. New content may also be created. This is also correct क्योंकि PAL सिस्टम को बिल्ड करना इतना आसान नहीं है. हर क्लास के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लर्निंग जो है वो इंडिविजुअलाइज करनी पड़ेगी. हर कैटेगरीज के टैग्स बनाने पड़ेंगे. क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकती है उसके टैग्स बनाने पड़ेंगे. न्यू कंटेंट भी बनाना पड़ सकता है. सो बोथ द स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ दीज वर 15 क्वेश्चंस. जिस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वैसे questions I have tried to explain from the current affairs of 4 to 10 September. I hope आपको समझ आया होगा किस तरह के स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं. बहुत माइन्यूट चेंजेस यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट्स में करता है न्यूज़पेपर से एंड वो आपको समझ आना चाहिए. सो दिस वाज इट फॉर दिस वीकली क्विज वीडियो. थैंक यू.